डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज इसके ऊपर लेक्चर नंबर 08 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज जो दो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे और जो टेबल के अंदर बनी हुई है आपके कोर्स में KPK बोर्ड के कंटेंट में टेबल बनी हुई है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिस्कस हुई है। और बाइंडिंग एनर्जी है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने देखना है, यानी हमने बाइंडिंग एनर्जी को भी देखना है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी को भी हमने देखना है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये दो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, इंशाल्लाह आज इनको तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ़ आपको आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। देखिए, आपको याद रखें कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट X है और ये एलिमेंट Y है, और हम ये कहते हैं कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। हम ये मान रहे हैं कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मौजूद होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्या होगा, मौजूद होगा। X जो है इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। X जो है इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। तो ये जो पावर है X की इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की, इसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाएगा। तो क्या तारीफ हो जाएगी, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to attract the bonded pair of electrons towards itself more is called electronegativity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ क्या निकलाई, द पावर ऑफ एन एटम, किसी एटम की वो ताकत, टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रही हैं, इस वजह को बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर, अपनी तरफ को ज़्यादा खींचे। इसे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है यहाँ इसके करीब होगा X के और Y से दूर होगा। क्यों, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है, इसलिए आपके पास जो है यहाँ X के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाता है। तो हम जब 3D सीरीज़ को चेक करते हैं, 3D सीरीज़ को F एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट की, हमारे पास जो 3D सीरीज़ मौजूद हैं, 3D सीरीज़ जो ज़्यादातर इस चैप्टर में डिस्कस हो रही है, और उस सीरीज़ में हमारे पास कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ये 3D सीरीज़ हमारे पास पाई जाती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को हम चेक करें तो हमारे पास जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड जो हमारे पास पाया जाता है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की तरफ पीरियड में, जब हम पीरियड में मूव करें लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो जनरल ट्रेंड हमारे पास ये आता है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हमारे पास होगी। जनरल ट्रेंड जो हमारे पास होता है, क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के जो इस तरफ जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पीरियोडिक टेबल के इस तरफ जो है ये मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, और यहाँ पर ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये यहाँ पर ये मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, यहाँ ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए नॉन मेटल के करीब आप होते जाएंगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अगर आप D ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे और D ब्लॉक एलिमेंट को आप मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ,
तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जनरल ट्रेंड हमारे पास ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए आपकी किताब ने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू स्केनेडियम, टाइटेनियम वगैरह की दे रखी है, आप उसको चेक करें टेबल में, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी नज़र आएगी 1.2, ये नज़र आएगी 1.3, ये नज़र आएगी 1.4, ये वेनेडियम की 1.4, ये नज़र आएगी 1.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आप देखेंगे, आप यहाँ चेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ पर जाएं 1.65 और आयरन भी 1.65, दोनों का साइज़ तकरीबन सेम। यहाँ पर साइज़ इस तरफ जाने से साइज़ करीब होना, साइज़ जो है वो बढ़ना जो है, यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बहरहाल यहाँ पर 1.6 कर लें, यहाँ इस तरफ बढ़ रही है, और हम 1.65 कर लें। मैंगनीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.6 मैंगनीज़ की, और आयरन 1.65 हो जाएगा। फिर उसके बाद कोबाल्ट 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपके सामने आएगी। उसके बाद निकल 1.75, निकल आपके पास रखता है 1.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रखेगा निकल आपके पास। और उसके बाद कापर की तरफ आप आएंगे, कापर की तरफ, तो यहाँ कापर और जिंक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है यहाँ पर तो कांस्टेंट रह जाएगी। निकल और कापर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को देखेंगे कांस्टेंट रह जाएगी, सेम रह जाएगी, कांस्टेंट नहीं सेम रह जाएगी। वजह क्या है कि जो कापर है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रख लेता है, जिस वजह इलेक्ट्रॉनों को खींचता नहीं है इतना अच्छे तरीके से। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, जिंक को देखेंगे, तो जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बड़ी नहीं है, बल्कि जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हुई है। 1.65 किताब लिखा है 1.65 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी। तो अब जनरल ट्रेंड को चेक करें। जनरल ट्रेंड ये हो रही है कि जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है इस तरफ जाने से। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.7 यहाँ सेम रह जाती है। और यहाँ पर जिंक को चेक करें तो 1.65 हुई है। अब यहाँ पर ये जो, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है ना आपने, तो यहाँ 3d 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये d ऑर्बिटल फुल फील्ड है और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है। इस वजह से अगर आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं रहती। स्टेबिलिटी मौजूद है तो स्टेबल होने के साथ साथ क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना देना चाहता है ना लेना चाहता है। लेकिन जब आप जिंक की तरफ आएंगे ना, जिंक को चेक करेंगे यहाँ पर जिंक को, तो आपको पता है कि 3d के अंदर 10 है और 4s के अंदर 2 है। ये बड़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ पर जिंक जो है मोर स्टेबल देन कापर है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी की आपके सामने, तो स्टेबिलिटी की बात में कापर को लूँ और जिंक को लूँ, तो याद रखें जिंक इज़ मोर स्टेबल देन कापर। वजह क्या है कि जिंक के अंदर 3d 10 है और 4s2 है। कापर के अंदर देखा जाए तो 3d 10 है लेकिन 4s1 है। s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इसको अनस्टेबिलिटी दे रहा होता है बनिस्बत जिंक के, ऐसे अनस्टेबल नहीं कर रहा है दूसरों के मुकाबले, जिंक के मुकाबले में। इस वजह से यहाँ पर ये मोर स्टेबल है ये। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इस तरह एक ग्राफ आपके सामने बनाया था यहाँ पर, जब मैं एटॉमिक साइज़ पढ़ा रहा था, तो आप देख रहे थे कि इस तरह जिंक का जो साइज़ है वो आखिर में बढ़ जाता है। यहाँ पर जिंक का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिंक का साइज़ इंक्रीज़ होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको पहले। तो यहाँ पर जो है जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई है, डिक्रीज। दो रीज़न लिखे, एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक रीज़न लिख लें कि हमारे पास क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे जिंक को, जिंक के अंदर, तो जिंक का जो साइज़ है वो बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ बढ़ेगा तो कम होगी। जितना साइज़ बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो बहरहाल ये दो वजूहात आपके सामने होनी चाहिए जो हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपने इस तरीके से देख लेना है
और ये आपकी किताब में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं और जिंक को मैंने डिस्कस कर दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चलते हैं। आप जल्दी इसको नोट कर लें, हम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। वेयर इज़ मेरा डस्टर, हमारा डस्टर किधर है, हम डस्टर को ढूंढ लें। तो ये डस्टर हमें मिल गया, तो इसको साफ़ करने स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, मैं साइड पर हो गया हूँ। वीडियो को पास करके नोट कर लें या रिवाइंड करें। मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद DNF ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के बाद हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने के बाद उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गई होगी, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं आप लोगों को समझ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इल्म में बरकत डाले और आप लोगों के तो फ़ैल अगर हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाता है, मतलब दुआ कर लिया करें, बस हमारे लिए काफ़ी है। तो हमारे पास जो है बाइंडिंग एनर्जी को हम देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पास D और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी को हमने देखना है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी किसे कहती हैं कि जो मेटल का लेटेक्स है वो आपस में मिले हुए हों, उनके आपस में बॉन्ड पाया जाए। और जब मेटल का जो लेटेक्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, जिसको मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड बनाते हैं, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम इस एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, इस प्रोसेस को बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन इसकी तारीफ़ लिखते हैं, पहले इसको प्रोसेस को समझें। प्रोसेस क्या है कि अगर मैं ये शीट ले रहा हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई शीट ले रखी है और ये मेटल की शीट है, मैंने एक मेटल की शीट ले रखी है। मेटल से मुराद मेरे D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर आयरन ले रखा है, 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 यहाँ पर आयरन ले रखा है। हर आयरन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयरन के पास इलेक्ट्रॉन हैं जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं ना, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ये हैं हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हैं मेटल्स के मूव करते हैं, जिसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, या लोवन और ड्रूड ने इसको पेश किया था, तो लोवन एंड ड्रूड थ्योरी इसको नाम दिया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ इस एटम के दरमियान और इस एटम के दरमियान कनेक्शन बन जाएगा, और इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है मेटालिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है मेटालिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ये बॉन्ड हमारे पास क्या बॉन्ड कहलाएगा, मेटालिक बॉन्ड। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास यहाँ एनर्जी जो है रिलीज होगी, एनर्जी जो है कि रिलीज होगी। अब ये जितना भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ ये प्रोसेस कराएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी जो है वो जब मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, when mobile electrons of metals, when mobile electrons of metals, when mobile electrons of metals form
a metallic bond with the adjacent या neighbors atoms, with neighbors atoms, जो साथ पड़ोसी एटम्स होते हैं, neighbors atoms के साथ, when mobile electron of metals form a metallic bond with neighbors atom and as a result energy is released, and as a result energy is released, और इससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो जब भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने साथ पड़ोसी वाले एटम्स के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ मेटालिक बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास पाई जाती है, बाइंडिंग एनर्जी को देखा गया है कि जितना हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग मजबूत होगी उतनी बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे पास ज़्यादा होगी, जितना मेटालिक बॉन्ड वीक होगा उतना बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कम होगी। बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। याद रखें ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है, बाइंडिंग एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। इसको अच्छी तरीके से नोट करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पाए जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो है ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस लिहाज से अगर आपके पास जो टेबल बना हुआ है, स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, स्कैनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, इनकी अगर आप बाइंडिंग एनर्जी को देखेंगे तो इस तरह बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी इसकी बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। स्कैनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। क्यों? यहाँ पर देखें तो 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखें तो 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखें तो 3D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर मैं d ऑर्बिटल, यहाँ 4s भी होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करें। इसके 4s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन d ऑर्बिटल को अब देखें ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होती हैं। यहाँ देखें इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम की बात कर रहा हूँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ, इसका d ऑर्बिटल अगर मैं आपके सामने बना सकूँ ये, तो यहाँ देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। जब हम वेनेडियम की बात करेंगे, वेनेडियम की, तो यहाँ आपने देखना है आपके पास, तो यहाँ देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये बढ़ रहे हैं। यानी जब हम इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ लेफ्ट टू राइट की तरफ, स्कैनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम की बात कर रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा होते जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम की है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वेनेडियम की है। इसलिए मैंने ऑर्डर में आप चेक करें, वेनेडियम को सबसे पहले लिखा हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसको मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है वेनेडियम को, क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, उसके बाद अगर आप चेक करें स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अगर आप चेक करें उसके बाद क्रोमियम को और मैंगनीज़ को, क्रोमियम की अगर आप चेक करें तो 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज़ को चेक करें तो 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसके 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। यहाँ इसके अंदर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लेक्चर दिए हुए, उसको ज़रूर चेक करें।
तो लेक्चर 04 है या 03 है, आप प्ले लिस्ट पर जाए, उसको ज़रूर चेक करें। तो हमारे पास जो है ना, यहाँ 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखा जाए क्रोमियम को और जिंक को, इनके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर क्रोमियम और जिंक को अगर चेक करें आप, यहाँ क्रोमियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ आपके सामने क्रोमियम बना सकूँ, ये क्रोमियम, और इसका ये d ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूँ, ये क्रोमियम का, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कम हो रही है। वेनेडियम से क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम से ज़्यादा है। ना, वेनेडियम से नहीं ज़्यादा, वेनेडियम की सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट को नोट करें। यहाँ पर क्रोमियम जो है ना 3D5 रख रहा है, और 3D5 के साथ 4s1 रख रहा है, और ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जो होता है ऑर्बिटल, ये स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, वो इतना अच्छा मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाता, और जहाँ पर मेटालिक बॉन्ड अच्छा न बने वहाँ पर एनर्जी रिलीज कम होगी, वहाँ बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर ये स्टेबल है, इस वजह से हाफ फील्ड और स्टेबल होने की वजह से इसका जो मेटालिक बॉन्ड होता है ना, मेटालिक बॉन्ड वो इतना अच्छा नहीं होता, नॉट वेरी गुड, इतना अच्छा नहीं होता कि वो जाकर जो है वेनेडियम से भी ज़्यादा मेटालिक बाइंडिंग शो करे। क्यों? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से न्यूक्लियस पकड़ेगा तो मेटालिक बाइंडिंग मिसाल नहीं लेने देगा। इसलिए यहाँ पर वेनेडियम के बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैंगनीज को जब आप चेक करेंगे ना, मैंगनीज में तो अगर d ऑर्बिटल मैं आपके सामने बना सकूँ इसको 1 2 3 और 4, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 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 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपके सामने हैं, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने हैं। मोर स्टेबल देन कॉपर, सॉरी मोर स्टेबल देन क्रोमियम, मैंगनीज इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम। यहाँ पर तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतना मजबूती से पकड़ रखा होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ मैंगनीज, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ d ऑर्बिटल, इतना मजबूती से पकड़ा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर और भी कम हो जाएगी, मेटालिक बॉन्ड और कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी और कम होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है मैंगनीज की, वो हमारे पास क्रोमियम से भी कम है। इसलिए जब आपकी किताबें ग्राफ बनाती हैं ना, ग्राफ बनाती हैं, वो ग्राफ की इब्तिदा में ऐसे बनाती हैं, ऐसे यहाँ ऐसे बना रही ग्राफ को, यहाँ पर स्केनेडियम को लिखती हैं, स्केनेडियम को नीचे नीचे लिखती हैं, स्केनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी को लिख रही होती हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर टाइटेनियम को लिख रहे होते हैं, और यहाँ पर वेनेडियम को लिखते हैं, और उसके बाद ग्राफ को नीचे करते हैं, यहाँ पर क्रोमियम को लाते हैं, और क्रोमियम को लाने के बाद ग्राफ को ऐसे और नीचे करते हैं ऐसे, और यहाँ पर मैंगनीज को लाते हैं, यहाँ पर किसको लाते हैं? मैंगनीज को। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम कम आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फिर मैंगनीज की बाइंडिंग एनर्जी और भी कम हो जाएगी। इसलिए ग्राफ को थोड़ा समझें आप, ये ग्राफ इस तरह जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो इसको आप जल्दी से नोट करें, ताकि मैं मज़ीद आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको क्लियर करवा सकूं, और आखिर में फाइनल ऑर्डर में आप लोगों के सामने लाया हूं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पास करके नोट करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं अब थोड़ा सा हम मज़ीद चलते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह समझ आ गया, ठीक, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आपके पास स्केनेडियम बन गया, स्केनेडियम के साथ जो है टाइटेनियम और वेनेडियम।
अब यहां से लेकर यहां तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड में। उसके बाद जब हमने क्रोमियम को लिया और मैंगनीज को लिया, क्रोमियम को लिया और मैंगनीज को, तो हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर गई इस तरफ। जब मूव करते पीरियड में लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर गई। रीजन यहां क्या लिखेंगे आप? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5, जिसको पार्शियली फील्ड का नाम देते हैं, पार्शियली फील्ड का नाम देते हैं, एक वजह। और जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो बाइंडिंग एनर्जी लो होगी, मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद अगर आप चेक करें आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनकी तरफ आए तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हो जाता है 3d6 इलेक्ट्रॉन और 4s2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होता है 3d7 इलेक्ट्रॉन और 4s2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाता है 3d8 इलेक्ट्रॉन 4s2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाता है 3d10 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शनल केस है तो जो से 4s1 होगा। और यहाँ चेक करें जिंक को तो 3d10 इलेक्ट्रॉन और 4s2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आएगा। इसको फिलहाल ना समझिए, मैं बाद में समझाता हूँ, एक्सपेरिमेंटल बेस का डेटा है। अब इस तरफ आप जाए ना, यहाँ डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसका डी ऑर्बिटल आपके सामने आयरन का बना सकूँ, ये डी ऑर्बिटल ऑफ आयरन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो ठीक में बुरे हो गए हैं, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। देखिए पेयरिंग शुरू हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 रह गए हैं। अब उसके बाद आप कॉपर को चेक करें, कोबाल्ट को चेक करें। इसको कोबाल्ट के बाइंडिंग देखें, यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है कोबाल्ट का 1 2 3 और 4, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप चेक करें यहाँ पर तो डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या पेयरिंग शुरू हो जाएगी? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें 3 रह गए हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें 4 रह गए हैं। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। इस तरीके से अगर आप जाएंगे निकल की तरफ तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा कि अगर आप डी ऑर्बिटल को बना सकें यहाँ पर, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए हैं निकल के अंदर, 2 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर कॉपर की तरफ आप आएंगे तो वहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। इस लिहाज से अगर आप चेक करें तो यहाँ से जब हम देखते हैं आयरन कोबाल्ट निकल, इस तरफ जाने से बॉन्डिंग एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, यहां जब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें, पीरियड्स की बात कर रहा हूं, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो बॉन्डिंग एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इस तरफ जाने से बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है आयरन के बाद। लेकिन डिक्रीज होने से मुराद ये नहीं है कि इनसे भी कम होना शुरू हो जाए। कुछ इनके साथ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपके सामने मैंने वहाँ लिखी है, मैं समझाता हूँ। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या आएगा कि इस तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो ये ग्राफ यहाँ से फिर बढ़ता है ऐसे, ये ग्राफ फिर यहाँ से बढ़ता है ऐसे,
और फिर यहाँ आता है यहाँ, और यहाँ पर ये ग्राफ ठहरता है इधर, ये ग्राफ यहाँ ठहरता है इधर, जिंक पर आता है। तो मैंगनीज के बाद आप देखते हैं ना ग्राफ इस तरह होता है ना, तो ये ग्राफ जो है यहाँ से फिर आयरन की तरफ आएगा, तो आयरन से ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आना जाएगा। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, कुछ इस तरह नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप इसको ना फॉलो करें, आपने जो चीज़ देखनी है वो यहाँ से देखें कि यहाँ से जो है बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, यहाँ जिंक पर बाइंडिंग एनर्जी और भी कम हो जाएगी। इसलिए आप देखें जिंक को मैंने सबसे आखिर में लिखा है, इसलिए अगर आप चेक करें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है स्केनेडियम, मैंगनीज और जिंक इनकी सबसे कम है, ये नीचे पाए जाते हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने आप देखें जिंक को सबसे आखिर में लिखा है, ग्राफ में नीचे है स्केनेडियम, मैंगनीज, फिर मैंगनीज को यहाँ है और फिर स्केनेडियम है। सबसे ज़्यादा किसको लिखा है? वैनेडियम को। इसलिए इस लिहाज से अगर यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी को चेक करना चाहते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बना कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर फिर डिक्रीज हुई स्टेबिलिटी की वजह से, फिर इस तरफ आगे जाने से बाइंडिंग एनर्जी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर फिर डिक्रीज होना, क्या ये जनरल ट्रेंड होगा। जनरल ट्रेंड ये होगा कि फिर यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए पहले बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और फिर इस तरफ जाने से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर डिक्रीज यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके सामने आ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो रही है, तो आप पूछे इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर इलेक्ट्रॉन खत्म हो रही है, मेटालिक बॉन्ड कम होगी, मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, कुछ इस किस्म का फ्लक्चुएशन आपको नजर आएगी चार्ट में, इसलिए एक्सपेरिमेंटल डेटा जो मैंने आपके सामने लिखाया हुआ है उसको आपने नोट करना है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वैनेडियम की है, फिर टाइटेनियम की, सबसे ज़्यादा वैनेडियम की, टाइटेनियम की थोड़ी कम, कोबाल्ट निकल की सेम आ जाएगी। कोबाल्ट और निकल की क्या हो जाएगी? सेम। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी एक तरफ हम कोबाल्ट को लेंगे और एक तरफ निकल को लेंगे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास सेम आ जाएगी। तो इसलिए याद रखें कोबाल्ट और निकल की तकरीबन सेम होती है। अगर थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हो निकल की थोड़ी ज़्यादा कर लो, लेकिन कोबाल्ट निकल की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन सेम होती है। उसके बाद आयरन, फिर क्रोमियम, फिर कॉपर, फिर स्केनेडियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी का, इसलिए इस ऑर्डर को मैं यहाँ क्लियर लिखना चाहता हूँ। वेनेडियम, वेनेडियम के बाद टाइटेनियम, ये कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। कोबाल्ट, कोबाल्ट और यहां लिख देता हूं, यहां नजर आ जाएगा वेनेडियम, वेनेडियम के बाद टाइटेनियम, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। टाइटेनियम के बाद जो है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, ये तकरीबन सेम है, यहां बढ़ रही है सबसे ज़्यादा वेनेडियम, फिर टाइटेनियम कम, फिर ये सेम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर उसके बाद स्केनेडियम, फिर उसके बाद मैंगनीज और फिर उसके बाद जिंक। तो ये ऑर्डर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको आना चाहिए, ये क्लियर कट ऑर्डर है। और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैं क्या कह चुका हूं कि यहां से पहले इंक्रीज हुई है वेनेडियम तक, फिर स्टेबिलिटी आई है। इसलिए यहां चेक करें कॉपर और जिंक जो है स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से ये और ये दोनों, कॉपर और जिंक, ये दोनों स्टेबल हैं, और स्टेबल होने की वजह से हम देखते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी है कम हो रही है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पर कम होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। यहाँ इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर कॉपर लिख लें, स्केनेडियम से ऊपर होगा थोड़ा सा।
बाइंडिंग एनर्जी जो है कम होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्यों, स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करें, ये ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद थोड़ा सा टेबल को देखते हैं, जो ग्रुपों में इसको डिवाइड किया है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शाबाश देख लें इसको जल्दी से, शाबाश देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन, क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि विच वन हैज़ हाईएस्ट, विच वन हैज़ द हाई बॉन्डिंग एनर्जी, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। और यहाँ 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंगनीज दे रहा हूँ, क्रोमियम दे रहा हूँ, जिंक दे रहा हूँ, सी के अंदर मैं जिंक दे रहा हूँ, और डी के अंदर जो है मैं आपको विनीडियम दे रहा हूँ। तो इस ऑर्डर में आपने देखना है कि हाई बॉन्ड एनर्जी हमारे पास विनीडियम की आती है, तो इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा, इनमें से कोई भी आपको दे सकेगा, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जल्दी करें, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, अब बॉन्डिंग एनर्जी के बाद जो है इसकी ऑर्डर को आप खुद चेक कर लें। अब एक चीज़ जो है, जो आप किताब में थोड़ा सा लगी हुई है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम। बॉन्डिंग एनर्जी के बाद यहाँ पर एक चीज़ आपने थोड़ा देखना है कि नॉर्मली आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि यहाँ पर स्केनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, उसके बाद जो है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और जिंक है। ये इसके हमारे पास जो है, अगर यहाँ पर ये इसके ग्रुप्स हम बनाना शुरू कर दें ऐसे, ये हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 8 सब ग्रुप में चेंज हो रहा है। 8 सब ग्रुप में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर आपने ग्रुप बनाने हैं, इनके ग्रुप जो आपके सामने बनेंगे वो कुछ इस अंदाज में आपके सामने बनेंगे। थोड़े ग्रुप्स को हम चेक करते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स जो है इसके किस तरह बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखें कि ये फर्स्ट बी है, ये फर्स्ट बी ग्रुप आएगा, और ये सेकंड बी ग्रुप आएगा। ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बनते हैं ना। सब ग्रुप ए में हमारे पास जो है, फर्स्ट ए में सोडियम था, और सेकंड ए में हमारे पास था सोडियम फैमिली थी, लिथियम फैमिली, अल्कली मेटल। और उसके बाद जो हमारे सामने नेक्स्ट ग्रुप हमारे सामने आया था, तो हमारे पास ये जो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं ना, ये फर्स्ट भी है, ये सेकंड भी है। आपके पास जो ग्रुप्स लगे हुए थे फर्स्ट ए और सेकंड, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो हमारे पास अल्कली मेटल इनके साथ मिलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इनके साथ मिलते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए फर्स्ट बी और सेकंड बी उनके हिसाब से हमने रखा है। यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप आएगा वो थर्ड बी आएगा, थर्ड बी। ये जो ग्रुप हमारे पास है फोर्थ बी आएगा, ये जो ग्रुप हमारे पास है फिफ्थ बी आएगा, यहाँ जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो सिक्स्थ बी आएगा, यहाँ सिक्स्थ बी, और यहाँ पर हमारे पास सेवंथ बी ग्रुप आएगा ये। और यहाँ जो है आयरन, कोबाल्ट और निकल, सॉरी यहाँ पर ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, यहाँ पर गलती होगी, इसको थोड़ा ठीक कर लें। कोबाल्ट है, यहाँ निकल है, यहाँ कापर है और यहाँ जिंक है। ये आपके पास जो है फर्स्ट बी है, और ये आपके पास जो है ये सेकंड बी है, ये ग्रुप। फिर ये थर्ड बी है। अब ये जो कापर फैमिली है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कुछ ना कुछ मैच करती है, और ये जिंक फैमिली है जो अल्कली मेटल के साथ कुछ ना कुछ मैच करती है, इसलिए इसको फर्स्ट बी लिखा है। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से प्रॉपर्टीज़ की मैच करती है, तो इसको सेकंड बी लिखा है। फिर ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी है, ये फिफ्थ बी है, ये सिक्स्थ बी है, ये सेवन्थ बी है। उसके बाद ये जो है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, इस वजह से इनको नाम दिया गया है एट्थ बी का नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है ग्रुपों को, इस ग्रुप्स को अच्छे से देखें। अब यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे ना इस तरफ, तो किताब वाला लिखता है कि यहाँ तक जो है आप देखेंगे कि आपके पास जो है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, यानी यहाँ तक कि वो क्रोमियम को भी लिख रहा है
क्रोमियम को भी लिख रहा है यहाँ तक, ये इसको भी डाल रहा है यहाँ पर, क्रोमियम को भी डाल रहा है। क्यों? क्रोमियम के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग इतनी कमज़ोर भी तो नहीं होती ना। हम ऐसे जनरल ट्रेंड कह देते हैं ना कि कमज़ोर है मेटालिक बॉन्डिंग, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लेकिन ये तो नहीं कि मेटालिक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि आज तरफ आप देखेंगे तो बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ेगी। बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी ये। और उसके बाद यहाँ तक किताब लिख रही हैं कि 6b को भी बॉन्डिंग एनर्जी में ला रहे हैं कि जो है वो कोई ना कुछ बढ़ रही है, लेकिन बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। और उसके बाद मैंगनीज की बॉन्डिंग एनर्जी और भी कम हो रही है। तो यहाँ से अब जाएंगे ना इस तरफ, तो यहाँ पर बॉन्डिंग एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है, जनरल ट्रेंड। इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ जो बॉन्डिंग एनर्जी आपके सामने आ रही है, जनरल ट्रेंड ये आ रही है कि बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इस पर थोड़ी सी जनरल ट्रेंड को चेक कर लें और सब ग्रुप्स को चेक कर लें। तो ये बॉन्डिंग एनर्जी का टॉपिक था, और मेन जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये हैं, और जिस तरीके से ट्रेंड मैंने समझाया उनको चेक कर लें, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को चेक कर लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस सबक का खुलासा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। MD कैट है या आपको NMD कैट है या ईटा वगैरह है, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इस ऑर्डर को अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर था, मैं साइट पर हो गया हूँ, इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले तो ले लें। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है, ये आप ही लोगों का चैनल है, आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। पढ़ते रहें और खूब मेहनत करते रहें।